देखो, सबसे पहले काम, अभी जो बचे हुए दिन है 4-5 दिन, ठीक है, 15 तारीख है, तो ऐसे भी अभी तो कुछ पढ़ने वाला काम करना है नहीं, पीवाईक्यू देखो ओनली। अभी जो एक काम कर सकते हो अपने माइंड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, जैसे पैसेज में मैं फिर बता रहा हूँ, सारे एक बार 2011 से लेके 2023 तक सारे पैसेज के आंसर ज़रूर याद होने चाहिए माइंड में। याद होने का मतलब उनकी लैंग्वेज को पकड़ो, जो गलत हो रहे स्टेटमेंट उनको पकड़ो, क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत बना रहा है। जैसे मैंने आज 2023 के पेपर एनालाइज किया, तो उसमें देखा कि वो एक्सट्रीम वर्ड दे देता है फालतू का, ठीक है, या इलॉजिकल बात कर रहा है, या कभी जो पैसेज में बात ही नहीं कर रहा, आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा है, ठीक है। तो और कई बार देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पैसेज स्टार्ट होता है वहीं से उसका आंसर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा जाके 2011 से लेकर 2023 तक देखो सारी, ठीक है। पैसेज में ये करना है। सीसेट में क्या काम जो रीजनिंग मैथ है उसमें ये काम करना है, 2011 से क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन मन ही मन में करो, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक बार पेपर पेन कॉपी ले लो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी आए वीडियो देख लेना उसमें जाके। मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार सारा 2011 से लेके 2023 तक एक बार रिवाइज कर लो, सीसेट किसी का ही नहीं रुकेगा, ये काम कर लो। पर पहले खुद से बनाओ जो इजी क्वेश्चन है, उसके बाद में जो जिस मान लो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को एक बार जाके देख लो, ठीक है। तो सीसेट में यही काम करना है, इसके अलावा कुछ काम मत करना। अब जो मेरे नोट्स हो आखिरी दिन वो देख लेना एक बार। हाँ बोलो पूजा, क्या बोल रही हो? सर अब उतना दोबारा थोड़ी देख पाएंगे। क्यों नहीं देखोगे, उसमें क्या ही है। सर मैंने क्या किया है, जैसे कर क्या रही हो फिर तुम उसके अलावा? सर मैंने ना टेस्ट दिया ना, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने हैं ना उसको नंबर लिख के रखे हुए हैं, मतलब जैसे टेस्ट दिए हैं 18 से हमको प्रॉब्लम होने लगा है 10-15 क्वेश्चन में लगभग में, तो वो सब लिख के रखे हैं। सोचे 2 दिन 3 दिन बचेगा तो वो सब पे काम कर लेंगे। टेस्ट देख रखे मतलब यूपीएससी वाले या फिर कोचिंग वाले टेस्ट? पीवाईक्यू वाले सर उठा के फेंक देता अभी उठा के फेंक देता अगर कोचिंग वाले बोलते तो। अरे ठीक वाले तो हम सीसेट का दिया ही नहीं है, एक ही बार दृष्टि का 2 बार दिए थे, बस हो गया। ठीक है, नहीं सुनो बात, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, माइंड को प्रोसेस कराना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप एटलीस्ट पैसेज में जो मैंने काम बोला है सारे एक बार जाके जरूर देखो। पैसेज मत पढ़ो, कोई सुने हल्का फुल्का देख सकते हो, पर वो जो ऑप्शन जो बने हुए, अरे भाई कर लो आखिरी दिनों में मेहनत, फोड़ दूंगा फिर अगर शीशे टटका तो, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको भी डर लग रहा है जो मैं काम बोल रहा हूँ वो कर लो। अब मुझे पता है, देखो मैं तुमसे ज़बरदस्ती तो करा नहीं सकता हूँ, जिसको करना वो कर लेना, मेरा काम है बताना, ठीक है। तो पैसेज में जो मैंने काम बोला है वो ज़रूर देखना जाके, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ ना, पेपर में एकदम तुम्हारे ये माइंड काम करेगा। और अभी मैं फिर बता रहा हूँ, ये आखिरी के 4-5 दिन में पीवाईक्यू के अलावा कुछ भी मत करो। रीजनिंग में तो जो मैंने काम बोला है, क्वेश्चन देखो, जो बन रहा है फट से बना लो फटाफट, जो नहीं बन रहा है उसमें वीडियो जाके देख लेना एक बार, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बना उसका जाके देख लो, ठीक। जीएस में क्या करना है, जीएस में फिर मैं बारह बता रहा हूँ, 2011 से उठाओ क्वेश्चन, ठीक है। 2011 से क्वेश्चन उठाने हैं, उसमें क्या करना है, जीएस में 2011 जैसे क्वेश्चन उठाओगे तो पहला तो काम तुम्हें ये पकड़ना है कि कैसे स्टेटमेंट वो गलत बना रहा है, ठीक है। तो 2011 से एक बार सारे ये देखो, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपको क्या है उल्टा ये चीज़ भी सोचोगे, आपको 1300 क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे, तो 1300 क्वेश्चन का नॉलेज भी काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखो। तो एक एक स्टेटमेंट वो जरूर देखो, जो गलत है उसका सही भी जाके देख लो, ठीक है। ये काम कर लो। और कौन सी ट्रिक लग रही है, कैसे एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, कैसे वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना रहा है, जनरल स्टेटमेंट कैसे सही है। जैसे मैंने सीसेट में आज एनालाइज किया 2023 के पेपर, जहाँ सख्ता दिया रहता है वो सही रहता है 100%, मतलब 90% मान ही लो, सख्ता दिया रहता है, यहाँ तक कि रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन में भी। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको लग रहा है ये कोई काम बर्डन वाला नहीं है, अभी 4-5 दिन बचे, 3-3 पेपर भी करोगे आराम से हो जाएगा। और ये काम करके ही जाना, मैं फिर बता रहा हूँ, तभी जाके एग्ज़ाम में वहाँ जाके आपका दिमाग चलेगा कि हाँ ऐसी ये चीज़ स्टेटमेंट है, ऐसे फंसाता है, ये सारी चीज़ें होती। 3 फैक्ट वाले कौन से गलत, 3 फैक्ट में एक सही होता है, 2 फैक्ट में एक सही होता है, एक डाटा वाला स्टेटमेंट रहता है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट रहता है, डाटा वाला गलत होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट सही होता है। ये सारा जाके एक बार देखो, ये ज़रूर करके जाना, और यही महत्वपूर्ण है अभी लास्ट टाइम में। इसके अलावा मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तुम सोचो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के या कुछ नोट्स रिवाइज करके क्वेश्चन बढ़ा सकता हूँ, नो, उससे 2-3 क्वेश्चन बढ़ेंगे, इससे 40-50 नंबर बढ़ सकते हैं तुम्हारे। मैं फिर बता रहा हूँ, गलती मत करो ये चीज़। अब जिसको लग रहा है कि नहीं बर्डन है 2011 से, अब वो अपना अपना चॉइस है। मैंने जो मेरा काम है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसी प्रोसेस को फॉलो करो।
चलो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आखिरी लास्ट क्लास हो सकती है आज की, एक आध क्लास तो फिर ऐसे बात करने के लिए देख लेंगे, ठीक है। या मुझे कुछ नया मिलेगा तो मैं बता दूंगा, अभी तो 3-4 दिन है अपने पास, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आज 2023 का पेपर सीसेट का थोड़ा मतलब टफ है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो हवा भी नहीं लगेगी, ठीक है। कोई नहीं, ट्राई करेंगे, पर ईजी मेरा है माना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अपने को टॉप नहीं करना। दूसरी बात, सीसेट में 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के मैं बता रहा हूँ, जो आराम से हर कोई कर सकता है। जिसने मेरे वीडियो देखे हैं 2011 से, उसी पैटर्न में क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये चीज़ याद रखना है ना, अपने को वही क्वेश्चन करने हैं, अपने को टॉप नहीं करना है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मेरा ये है कि पर्पज़ आप बस उन क्वेश्चनों को कर सको। ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन तो मेरे से भी नहीं होंगे, मुझे पता है ये बात तो, ठीक है। पर मेरा पर्पज़ ये है कि जो क्वेश्चन इजी है उसको किया जा सकता है। अब ये देखो, आ जाओ इधर। अभी देखो, मैंने नोट्स में जो बताया था उस टाइम भी मैंने बोला था ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन देखते जाओ, ध्यान से समझना। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस पेपर से कम 4-5 क्वेश्चन रिपीट होंगे जो इसी सेम पैटर्न से आएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना एक एक चीज़, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, मैं ट्रिक भी बताते चलूँगा, लगती है ऐसा नहीं, जीएस में कुछ चीज़ें सीसेट में लगती है, कुछ चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है, ध्यान से देखना। देखो, कोई मूलधन है P, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित R% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष में क्यों हो जाता है। और अपन जानते हैं कंपाउंड इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अपन जानते हैं, P इंटू मूलधन 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है अपॉन 100, N बराबर, मतलब इसका मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है, वर्ष में। अब ध्यान से समझो, जो कंडीशन दिया आराम से लिख के जाओ। ये बोल रहा है कोई मूलधन है P, ठीक है, P हो गया ये, अर्धवार्षिक रूप से, अब देखो हाफ ईयरली है, याद रखना, संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष में क्यों हो जाता है। तो ये बोल रहा है क्यों हो जाता है, P है इंटू 1 प्लस, अब देखो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो R/2 होगा यहाँ पे, ठीक है, और जो टाइम है वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है, ध्यान समझना। तो n की जगह तो अपन 1 रखेंगे, क्योंकि n का 1 दिया है, n बराबर 1 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे अपन, क्यों बराबर P इंटू 1 प्लस R/200, ठीक है, बराबर 2 हो गए, ठीक है। अब आगे पढ़ो, यदि वही मूलधन P वार्षिक रूप से संयोजित R, अब देखिए ये वार्षिक रूप से संयोजित है, ध्यान से समझना, S% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष में क्यों हो जाता है। ये क्या हो रहा है, 1 वर्ष में क्यों हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अब ध्यान से देखना, अगला बोला क्यों हो जाता है, P है 1 प्लस S जो ब्याज की दर है, टाइम 1 वर्ष, तो ये 1 है। अब देखो मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये आपने अगर चक्रवृद्धि, देखो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। अब ध्यान से समझना, ये दोनों का दोनों जो है सेम आ रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का सेम आ रहा है। अब देखो इसका मतलब दोनों सेम है तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो P बराबर 1 प्लस R/200 बराबर यहाँ पे 2 की पावर है, ठीक है, और एक P इंटू यहाँ पे 1 प्लस S/100। अब देखो ध्यान देखना, ये सिमिलर था तो कट गया। अब ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो ये दोनों इक्वल हुआ है, ठीक है। अब देखो इक्वल होने के लिए स्वाभाविक सी बात है कैश, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब मैं बिना इसको सोल्व करवाए करा रहा हूँ, तो आगे इसको सोल्व भी किया जा सकता है। देखो R अगर S दोनों बराबर हुआ तो मुझे बताओ कभी ऐसा होगा, ऐसा कभी चांसेज नहीं है कि दोनों बराबर है फिर उनका दोनों को कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आ जाए, नो, चांसेज कभी भी नहीं है। जब ये सेम होगा तो ये भी उत्तर नहीं होगा, तो ये आंसर A और D तो कभी आंसर नहीं होंगे। और कभी आपने अगर देखा होगा ना, ध्यान से समझना, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा ब्याज किस में देना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। वैसा ही याद रखना जब अपन उसमें लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि हाफ ईयरली ले रहे हैं, ठीक है, और एक ईयरली ले रहे हैं, ठीक है, तो हाफ ईयरली अपने को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है, उसमें उल्टा ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा है, इसको इसके मतलब ये ज़्यादा है, इसको बराबर आने के लिए स्वाभाविक सी बात है इसको ज़्यादा होना पड़ेगा R से, ठीक है। तो स्वाभाविक से तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है, ठीक है। एक तो ये तरीका था, एक लॉजिक में बता रहा हूँ, चलो ठीक है, अब लॉजिक छोड़ो, अपन करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। देखो अब ध्यान से देखना,
अभी लगा दो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, उससे भी हो जाएगा, अपन थोड़ा आगे बढ़ेगा इक्वेशन, ठीक है। 1 प्लस तो ये आर स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का तो 4 हो जाएगा, डबल जीरो तो 4 जीरो और आ जाएगा, ठीक। प्लस अब 2ab कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आर बटा 100। अब इधर देखो, इसको भी खोल लो, 1 प्लस ये क्या एस स्क्वायर बटा ये 10,000, ठीक है, प्लस एस बटा 50, ठीक है। अब ध्यान देखो, एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर जाएगा तब। अब इधर आर कॉमन ले लो, ठीक है, नहीं ये कॉमन ले लो, ठीक है, चाहो तो 10,000 कॉमन ले लो, या मतलब ऐसा करो, आर कॉमन ले लोगे तो नहीं, छोड़ो, ऐसा कर लो, इसको 40,000 लिया ना, ये 40,000 है, ध्यान से देखना, 40 से डिवाइड करोगे तो वो तो वही आ जाएगा आर स्क्वायर। इसको जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो 400 और आ जाएगा, तो 400 आर हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वही वापस से सेम चीज़ 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 एस, ठीक है। और इधर है 10,000, ठीक है। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस 400 आर, और ये देखो ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4 एस स्क्वायर प्लस 200 एस, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, आर की वैल्यू अपन मान लो कि पहला जो कंडीशन है इस क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम ले लेते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम लेंगे तो कभी भी बराबर नहीं है, मतलब सब एक सी बात है, दोनों बराबर, तो ये कंडीशन तो लगेगी नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये कंडीशन आप चाहते थे ना यहाँ पे भी लगा सकते थे, उसके लिए अलग से कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये क्यों हो रहा, ठीक है। अब आगे देखो, अब ध्यान से समझना, तो इसका मतलब है इसको बराबर होने के लिए देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा 4 से गुणा होगा तो ये 800 हो जाएगा ना, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक मिनट, 400 हो गया, ये 800 ऐसा आएगा ना, अगर वो कंडीशन लेके आर बराबर यहाँ पे 2 लिखो, मतलब आर बराबर 2 लिए, मतलब पहला वाला केस लगा के देखते हैं कि दोनों बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 800, ये कितना हो गया 804। अब ये देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो कितना हो गया 4 4, यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1600, तो ये देखो 1616 आ गया, ठीक है। तो ये बहुत दुगना आ रहा है, दुगना आ रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हुआ, आर जो है एस से ज़्यादा है, तभी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है ना। अब चलो मान लो इसका 2 रखे, इसका मान 1 रखते हैं, तो इसका आ रहा है 8, ठीक 804, ठीक है। इसका वैल्यू आ रहा है 1 रखा है इसका वैल्यू, ठीक है, तो 4 प्लस 800 देखो 804, तो इसका मतलब सब एक सी बात है, ये दोनों बराबर आने के लिए, ठीक है, एस का मान अगर अपन कम ले रहे हैं, मतलब एस बराबर 1 ले रहे हैं, आर बराबर जब 2 ले रहे हैं तब बराबर आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब एस की वैल्यू पहले से ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब एस ग्रेटर देन आर से ज़्यादा बड़ा होगा। तो आंसर क्या आया, सी। पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आप यहाँ पे भी ये कर सकते थे, इतना ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी बार आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इनसे क्वेश्चन आएगी, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कम होंगे, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन तो मान के चलो, 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही, इतना भी कम नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा। अब देखो ये कल क्वेश्चन करवाया था, इसलिए मैं बोला हूँ इस टाइप क्वेश्चन फिर से आएंगे। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये ऐसे कितने धन पूर्णांक है जिससे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता हो। अब देखो शेषफल 31 आता हो तो सबसे पहले अपन 1186 में से घटा लेते हैं 31, ठीक है, तो कितना आएगा 1155 आएगा। अब ध्यान से समझना, 1155 है, अब जो 1155 को विभाजित करो कितना है 31 से, रिमाइंडर आएगा। अब इसका मतलब है जो 1155 को डिवाइड करेंगे वो इसको भी डिवाइड करेंगे और शेषफल 31 ही लाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, तो 1155 को फैक्टराइज वो करो, तो अब देखो 2 का तो जाएगा नहीं, अब विभाजित वाले नियम याद होने चाहिए, 5 10 12, 3 का चला जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 2 बचा, 3 8 24, 3, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर देखो 8 5 कितना हो 13, 13 3 16, तो 3 से नहीं जाएगा अब, ठीक है। 5 से जाएगा, इकाई का नियम अपन जानते हैं, 5 7 35, ठीक है, 3 बचा, फिर 5 7 35, अब 7 का चले जाएगा 11, फिर चला जाएगा 11 का, ठीक है। अब जैसे कल अमित ने एक तरीका बताया था, ध्यान से समझना कैसे फट से क्वेश्चन होगा,
ठीक है, 7 11, तो इनकी पावर 1 1 1। तो अभाज्य गुणनफल याद रखना, ये अभाज्य होनी चाहिए सारी तभी लगेगा अमित वो फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना हो चाहिए। जैसे मैंने जो फॉर्मूला वाला बताया था उसमें बताया था अभाज्य होनी चाहिए तभी लगता है ये। तो इनमें सब में एक एक जोड़ दो, 2 2 2, ये 2 तो 4 4 8 16, तो टोटल आएंगे 16। ध्यान से समझना, तो इसके जो भाजक आएंगे 1155 के टोटल 16 आएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, तो अब देखो इसके भाजक अपन निकालेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, पहले एक तो 1 होता है और एक खुद वो नंबर रहेगा 1155, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब देखो यहाँ पे देखो 3 भी है, ठीक है, 3 भी आएगा, 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 देखो ये इकाई अंक है ही नहीं, तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। अब ध्यान से समझना, और ये कि मैंने बोला था ये भी होते हैं 385 ये भी लिख लो, ठीक है, 77 होगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे और जो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन पहले देखो वो 96 वाले भी आया था, ये भी देखो। अब देखो सबसे पहले 3 को पकड़ो, ध्यान से समझना कैसे मैं जो कर रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप याद रखना। 3 को पकड़ो और सबसे गुणा करो, 3 पंजे 15, 15 भी होगा, ठीक है। फिर 3 सत्ते 21, 21 भी होगा, ठीक है। आगे 3 और 11 33, ठीक है, 33 भी होगा, ठीक है। अब देखो 3 से कर लिया, 5 को पकड़ो, 5 सत्ते 35, 35 भी होगा, 5 और 11 55, ठीक है। अब ये हो गए। अब 7 और 11 77 तो ये अपन कर ही लिए थे, ठीक है। अब आगे देखो ये हो गया सारे के सारे। अब देखो गिनते रहे ना क्योंकि टोटल 16 है, ठीक है। तो कितने आ गए, 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 और आने बाकी। अब देखो ध्यान से देखना अगला स्टेप क्या करना है। अब इन दोनों को एक साथ गुणा करो 15, ठीक है। अब इन दोनों को लेके गुणा करो, 15 सत्ते 105, तो 105 भी आएगा, ठीक है। फिर 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 करोगे, 11 पंजे 55, 5 11 एकम 11 और 5 16, 165, 165 भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब एक बचा अपने पास बस, ठीक है। अब देखो अगला ये हो गया, अब मतलब कितने, ये 5 से 35, 35 इंटू 11, तो ये तो 385 आ जाएगा। अब आगे देखो 3 5 कितना हुआ 15, 15 इंटू 11 कर लिए, ठीक है। अब ये देखो अब 2 को लेके कर लिए, तो अब 5 और 7 को लेकर करो, 5 से 35, 35 इंटू 11 करोगे तो वो तो वही आ जाएगा, 11 पंजे 55, 5 11 33, 33 5 38, 385, तो 385 ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखो 5 से 35, अब ये हो गया। अभी तो देखो 11 7 77, 77 5 को करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 35 3, ये 385 तो ये पहले आ चुका है, 77 इंटू 3 करो, ये आएगा 21 2 231, समझ में आया, ठीक है। अब अपने 16 हो गए, अब ये देखो गिन लो एक बार, 16 हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस अब यही है। अब ध्यान से समझो, 31 शेषफल दे रहा है तो 31 से छोटे वाले को काउंट नहीं करना, तो ये हट जाएगा, 1 हट जाएगा, ये 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 11 15 21। अब ये कितने हट गए, 16 में से 1 2 3 4 5 6 7, 16 में से 7 घटा दो, बचे कितने 9। ये सारे के सारे रिमाइंडर कितने देंगे अपने को 31, तो आंसर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी बार भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, और मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से करना। जो क्वेश्चन अपने को आते हैं, जो मैंने करवाए हैं, उन क्वेश्चन को चाहे टाइम लग जाए, कोई इसमें मान लो 3-4 मिनट लग भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम टेकिंग है, अपन प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन क्या बोला था। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। मान लीजिए PP और QQ और R 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या तो सभी जीरो नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर वो संख्या तो बनेगी नहीं 2 अंकों की। अब दूसरी कंडीशन अपने को ये दिया है, ये चीज़ याद रखना। और फिर तीसरी कंडीशन अपने को यहाँ पे ये दिया है, और TT जो कोई 3 अंकों की संख्या है जिसका अंतिम अंक 0 है, ये 0 है, वो मत समझ लेना इसको, ठीक। अब देखो ये पूछा P के संभव मानों की संख्या, Q के संभव मान, जब भी पॉसिबल बोलता है ना सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, दोनों स्टेटमेंट। चलो अपन करके देखते हैं, P P Q Q R और ये T 0। अब देखो मैं बहुत एक शानदार तरीका बता रहा हूँ, फट से होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन याद रखना। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन फटाफट से।
तो मैं पी का वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, ठीक है, और क्यू का, क्योंकि 2 का ही पूछा तो अपन टी का मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि पी जो है क्यू से बड़ा होना चाहिए। अब देखो इधर देखो, ध्यान से समझना, अगर ये कंडीशन लगाओ तो फट से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से समझना, अगर मैं एक ले लूँगा इसका पी का वैल्यू, ठीक है, तो इसका वैल्यू मैं कभी क्यू का वैल्यू एक कभी नहीं ले सकता, तो इसको काट दो, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है आर की जो वैल्यू है, स्वाभाविक सी बात है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा उसी की जाएगी, तो ये कभी नहीं ले सकता मैं, तो इधर भी ये कभी नहीं ले सकता। दूसरी बात, ये 8 ले लूँगा तो फिर इसको 9 लेना पड़ेगा, तो 10 तो आर के ले ही नहीं सकते, तो ये भी मैं कभी नहीं ले सकता। ये बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। 7 8 9। अब देखो, अब आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने पी की वैल्यू 1 लेके देखा, ठीक है, 1 ले लिया, तो क्यू की वैल्यू मैं कुछ भी लूँ, अब एक तो ले नहीं सकता, 2 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देखना, 3 हो गए, 3 हो गए, तो अब स्वाभाविक सी बात है मेरे पास इसका आर का वैल्यू मैं 7 ले सकता हूँ आराम से, तो 10 आ गया, तो ऑटोमेटिक सबसे 110 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते जाओ फटाफट। वापिस से मैंने पी का वैल्यू 1 लिया, ठीक है। अब जो वैल्यू ले चुके हैं उनको गोला करते चलो, ठीक है। फिर से मैंने पी का वैल्यू 1 लिया, अब देखो ध्यान से देखना, पी का वैल्यू मैंने 1 लिया, ठीक है। इसका मैं अब 3 ले लेता हूँ, ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 4 हो गया, तो मैं इसका 6 ले लेता हूँ, ठीक है, तो वापस से वही आएगा, ठीक है, ये बात सही है। अब आगे मैं कुछ और ले सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसका वैल्यू 1 लिया, इसका वैल्यू मैंने 4 ले लिया, ठीक है, तो 4 5, ये देखो इसका वैल्यू मैं ले सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन बस ये फॉलो होती रहनी चाहिए, बस ये याद रखना, पी की वैल्यू क्यू से वैल्यू, बस ये चीज़ याद रखना, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब बस अब ये गोला सर्किल करते जाओ जो अपन वैल्यू ले चुके हैं, पी की वैल्यू वही ले चुके हैं, इधर 3 आ गया, इधर 4 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैं आगे क्या ले सकता हूँ, वापस से इसको 1 1 ले लूँ, फिर इसको 5 5 नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो फिर अब ये 1 का कैंसिल कर दो, अब लो 2 2। ध्यान से देखना, मैंने पी का वैल्यू 2 2 लिया, ठीक है। अब मैं इसका 3 3 ले सकता हूँ, ठीक है, इसका वैल्यू 5 5 ले सकता हूँ, ठीक है, हो गया आराम से, सही है। अब आगे देखो, आगे मैं 2 2 ले लूँ, इसको 4 4 ले लूँ, 6 नहीं, फिर नहीं हो पाएगा, तो रहने दो। अब मैं लेता हूँ 3 3 लिया, ये तो 4 लेना ही पड़ेगा साथ, फिर अब देखो ये नहीं हो रहा। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पे अपन क्या क्या ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, और इसका वैल्यू अपने का 4 तक जा चुका है, ठीक है। अब आगे देखो, अब स्वाभाविक सी बात है 10 नहीं बन रहा, तो अब अपने को क्या बनाना, 20 बनाना है। अब 20 बनाना तो स्वाभाविक सी बात है, अब डायरेक्ट इधर आ जाओ, तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखो ध्यान से समझना, ये मुझे अब देखो 10 नहीं बनेगा, तो अब 10 मत बनाने सोचो, 20 बनाने की सोचो, ठीक है, तभी 0 आएगा। अब देखो मान लो, फिर अब इधर मैक्सिमम तक जाओ, मैंने 9 9 ले लिया इसका वैल्यू, ठीक है, 1 मिनट रुको, ये 9 9 ले लिया, 9। अब देखो यहाँ पे मान लो मैं 3 ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, तो 9 3 12, ठीक है, तो ये मैं 8 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस अभी गोला कर लो, ये मैंने इसका 3 वैल्यू लिया, और मैंने इसका वैल्यू 8 लिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो ये मान लो मैंने यहाँ पे कम कर दिया, इसको 8 8 ले लिया, तो भाई सब ऐसी बात है मैं यहाँ 7 7 ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। 8 7 15, तो ये मैं 5 5 ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, और इसका वैल्यू मेरे पास 7 आ गया, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया, 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अगर मैं इसको 7 7 ले लूँ, ठीक है, तो इसका मैं 6 6 ले सकता हूँ, 7 6 13, ठीक है, तो नहीं, अब ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, तो यहाँ तक तो अपन आ गए, ठीक है, ठीक है, 7 7 8 8। अब देखो, तो अपन यहाँ पे देखो 1 2 3, अब देखो 4 को लेके देखते हैं एक बार। 4 को लिया मैंने, ठीक है, 20 बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ, 4 को लिया जा सकता है क्या, 4 को लिया, ठीक है। अब मैं इधर ले रहा हूँ, मान लो कि मैंने इधर ले लिया 7 7, तो मैं इधर 9 9 ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हैं आराम से। तो ये देखो 4 भी अपना इंक्लूड हो गया अपना इसमें, ठीक है। अब देखो इसके अलावा, अब देखो इधर मैंने कितने वैल्यू इसके 1 2 3 4 5 और 6 भी ले लिया क्या अपन, 6 भी तो ले सकते हैं, ठीक है। 6 देखो कैसे ले सकते हैं, मान लो मैंने 55 लिया, 5 6 11 9 9, ठीक है, तो इसका वैल्यू 6 भी यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, तो अब देखो पी की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5, इसका 1 2 3 4 5 6। अब क्या अपन ऐसा ले सकते हैं कि 6 ले ले, तो देखो 6 ले लोगे, मान लो ये 6 ले लिया, फिर ये इधर तुम्हें लेना ही पड़ेगा, 7 लेना ही पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, 6 तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, नहीं 7 पॉसिबल होगा, तो पी के संभव मानव संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब देखो यहाँ पे कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि 5 लेके मैं करूँ, मान लो मैंने 5 लिया, अब मैं देखो 10 बनाने में तो मैंने
यूज ही नहीं कर सकता 5 को, ठीक है। क्या मैं 20 बनाने के लिए कर सकता हूँ? मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? 9। अब मुझे 6 लेना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए 5 का वैल्यू यहाँ ले नहीं ले सकते। तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 6। आंसर दोनों के दोनों सही। टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, पर मेरा फिर मैं बार बता रहा हूँ, अपने को कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अरे 6ठी क्लास का एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला ही चैप्टर का। ध्यान से देखो, अंकों 1 2 3 4, इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराना, रिपीट नहीं करना, बनी उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम है। अब 2000 से कम है तो सब ऐसी बात है, सब 1 से शुरू होगी, तो बस फटाफट सब देखो। ये क्वेश्चन मैंने आखिरी के 1 मिनट में किया था। अब देखो, ये क्वेश्चन होता है कि अब जैसे ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, पास हो जाता, तो ये होते हैं ईजी। इसीलिए मैं बार बता रहा हूँ, एक बार जरूर सारे क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, छूट जाते हैं, फिर वो बहुत दुख होता है। अब देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान देखना। तो सब ऐसी बात है, 1 2 3 4, एक ये संख्या बन जाएगी। अब देखो 2000 से कम है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों को फिक्स रखना है, इन दोनों को चेंज करो, ठीक है। 1 2 4 3। अब देखो, यहाँ पे 2 की जगह 3 ला दो अब, ठीक है। 3 ला दोगे तो 2 4, तो 1 3 4 2। अब 1 की जगह, यहाँ पे 3 की जगह 4 ला दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 2 3 1 3 2। बस यही संख्या बनेगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं बनेगी। जोड़ लो, 4 3 7, 7 6 11, 11 2 13, 16 18, 80 लगे 1, 4 4 8 8 10 14 16 19, 80 लगे 1, 3 2 5 8 11 15 4 19, 80 लगे 1। तो ये तो 6 थे, एक 7 हो गया, आ गया आंसर। सोचो 1 सेकंडों में। तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, देखो यही मैं फिर बता रहा हूँ, यही एग्जाम की खासियत है। बस आपको छांटने हैं कि वो कौन सी क्वेश्चन है जो सेकंडों में मुझे आंसर दे देंगे। अब देखो, ये अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब ये पढ़ भी लेते क्वेश्चन बन जाता। ध्यान से देखना, एक वर्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तु होते हैं। 12 तो अपन घड़ी बना लेते हैं, 12 उसमें 12 है तो लिखा रहता है। ठीक, ध्यान से देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज जाना आपको, 10 क्रमागत वस्तुओं के चयन की संख्या क्या है? आपको लगातार 10 वस्तुएं चुननी है। अब मैंने ध्यान देखना, मैंने यहाँ से उठाया सबसे पहले और मैंने 10 वस्तुएं चुन ली, ठीक है। अब मैं 2 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 10 3 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 4 से शुरू कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, आप जैसे ही 12 तक आओगे, ठीक है, ध्यान समझना, 12 तक आओगे फिर वापस से रिपीट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब टोटल कितने वस्तुओं को चयन कर सकते हैं अपन? 12। सबसे इजी क्वेश्चन था ये। तो मैं फिर 12 बता, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेकंडों में होंगे, तो ये चीज़। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको मैं 3-4 तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने कैलेंडर पढ़ाया था, एक तो उस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से देखना। एक है कैलेंडर के नहीं, अपन जो विभाजिता वाले नियम सीखे उसी से भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, आज रविवार है तो ठीक 10 का पावर 10वां दिन कौन सा होगा? तो 2 कॉन्सेप्ट है इसमें, ध्यान से देखना। एक कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला याद करो, इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी है। तो मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अपन और डे निकालने के समय बात 7 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने ये लगाया। अब देखो ध्यान से समझना, तो ये 10 है, 10 अगर मान लो सोचो 10 में 7 का भाग दिया जाता तो कितना शेषफल बचता है? रिमाइंडर 3। तो सब ऐसी बात है, यही बचेगा। तो 3 की पावर 10 हो गया, ठीक है, नीचे 7 हो गया। अब देखो मैं आगे इसको ऐसा कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 5/7, तो ये कितना बन गया? 9 की पावर 5/7, ठीक है। अब देखो फिर 9 में अगर 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 2, तो 2 की पावर 5/7, तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 32 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 4। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने कैलेंडर पढ़ाया था, रिमाइंडर, तो ये आखिरी वीक जो है उसके 4 दिन बचे हैं। मैंने बोला आखिरी वीक पहले वीक को फॉलो करता है, तो आज संडे था पहले वीक में, ध्यान समझना, पहले वीक का पहला दिन फॉलो करता है, ये संडे था, ठीक है। तो ये भी संडे होगा, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया। आंसर वेडनेसडे, ठीक है। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका देखो, 3 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। अगला देखो, ये वाला तरीका सीखना अपन ज़्यादा फायदा है क्योंकि ये नंबर सिस्टम में भी लगेगा। अब देखो दूसरा वाला तरीका देखो, ध्यान से समझना। दूसरे वाला देखो, एक लॉजिक समझना। 10 की पावर 1 लिखा है तो इसका मतलब है 1 के आगे कितना जीरो है? 1 जीरो। 10 की पावर 2 है तो 1 के आगे कितने जीरो होंगे? 2 जीरो। तो बस खत्म बात, सोचना ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 के आगे 10 जीरो लिखना है, लिख दो। 1 2 मतलब 3 3 6 3 9 1 10।
बस 7 से डिवाइड कर दो, देखो आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट करो। ठीक है, 7 का दिया तो यहाँ पे कितना बचा 3, ठीक है 30 आया, 7 चौक 28 2, ठीक है 7 दूनी 14 6, 7 8 56 4, 7 पंजे 35 5, 7 7 49 1 10, ठीक है फिर वापस से 7 3, ठीक है फिर वापस से 7 28 2, ठीक है 6 बचा, 7 8 56 4 रिमाइंडर आ गया बुधवार, इससे भी आ गया, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो तीसरा तरीका मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि वो कितना भी डिफ़िकल्ट बना ले क्वेश्चन आप कर पाओगे। ध्यान से समझना इस पैटर्न को, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, ध्यान से देखो। मान लो सबसे पहले अपन 10 की पावर 10 नहीं देखते हैं, ठीक है 10 की पावर अब मैंने सोचा 1 था, तो अगर मैं 7 से डिवाइड करता तो कितना आता, 3 रिमाइंडर आता। अब मुझे इसके द्वारा ये पकड़ना होता है, याद करो कल जो मैं 90-19 वाला क्वेश्चन किया था उसमें सेम पैटर्न कब रिपीट हो रहा, तो वो अपन पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो 100 से डिवाइड करोगे तो 7 1 7 3, ठीक है 7 से 28 2 रिमाइंडर, ऐसे करते जाओ, बस रिमाइंडर कहाँ पे सेम रिपीट होते जा रहा है। फिर 3 0 वाला पकड़ो, ठीक है 7 से डिवाइड करो तो 7 3, 7 से 28 2, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा, फिर 4 0 लो, ठीक है ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आखिरी में कितना बचा था 6, 7 8 56, कितना रिमाइंडर आया 4। अब आगे जैसे चलते जाओ, अब देखो ना इसमें बार बार पूरा भाग नहीं देने की जरूरत होती, आखिरी वाली संख्या पकड़ लो बस। ठीक है, अब मैंने कितना 5 0 ले लूँगा, 3 4 5, अब देखो बस 4 लगा दो वहाँ पे, तो 7 पंजे 35, क्या रिमाइंडर बचा, ठीक है 5 रिमाइंडर। ठीक है, फिर आगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 आ जाएगा, लगा दो 50, 7 7 49, 1 रिमाइंडर, क्या रिपीट हो रहा, अभी नहीं हो रहा, अभी होगा देखो 3 3 6 हो गया ना। अब देखो 7वें पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 बचा, 7 1 7 3, हाँ अब देखो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये आ गया, मिल गया अपने को। अब सीधी सी बात है, देखो 7 10 की पावर 7 पे रिमाइंडर इतना मिल रहा है 3, तो ये ध्यान समझ, अब ये सब सेम रिपीट होगा। तो 10 की पावर 8 पे रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, 10 की पावर 9 पे रिमाइंडर कितना मिलेगा 6, 10 की पावर 10 पे रिमाइंडर कितना मिलेगा 4, बस आंसर हो गया। अब वो यहाँ पे 10 की पावर 1000 दे देना तब भी आप बना लोगे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये पैटर्न सिखाया। तो याद रखना, वो कितना भी डिफिकल्ट बना दे क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट एनसीईआरटी का। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ एवरेज इनके क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से करना, सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो ध्यान देखना, 3 ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल पहले होता है, ध्यान देखना, ग्रीन रेड, फिर लाल से हरा, तो पहले ग्रीन से रेड होता है और रेड से फिर हरा होता है, तो सिग्नल पे आप जाते हो ये तो होता है नॉर्मली। ठीक है, हरे से लाल रंग बदलने में, अब देखो ये अपने को टाइम दिया है हरे से लाल में, ठीक है क्या क्या टाइम दिया है 25 39 और 60 सेकेंड लगता है। अब देखो मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी में ना लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आगे देखो, हरे व लाल रंगों की अवधियाँ समान है, अब यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है उतना ही सेम टाइम यहाँ लगेगा। ठीक है, ये इसका बोल दिया, कंडीशन दे दिया, 2 बजे अपराह एक साथ हरे हो जाते हैं, ध्यान से समझना, अगली बार वह किस समय एक साथ हरे होंगे। देखो ये जो टाइम दिया था रेड होने का दिया है, अगला जो ये टाइम होगा जस्ट इसका दुगना होगा 50, ये कितना हो जाएगा 78, ठीक है 120। अब इसका अपने को एलसीएम निकालना है, तो ये चीज़ याद रखना, बस इस क्वेश्चन में यही था, अब निकाल लो बस 25, ये 39, ये 60 आ गया। फिर आगे देखो 2 का 2, अब नहीं 3 का 2, मैंने क्या बोला 2 संख्या में जाना चाहिए, 3 का 2 25 13 20, अब 5 का 2, ठीक है 5 25 13 4, बस अब गुणा कर लो। ठीक है, तो 2 3 6 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, ये 4 से गुणा कर लो। ठीक है 5 60, 600 इंटू 13 13 7800, अब देखो 7800 सेकेंड आ गए अपने पास। ठीक है, ध्यान समझना, सही है ना, देखो 2 3 6 6 पंजे 30, ठीक है सही है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो ये सेकंड में है, अपने को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, और हावर्स में डिवाइड करेंगे तो 60 से,
2 से 2 जीरो कट गया। अब देखो 6 का भाग चला जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, ठीक है। अब 13/6 आया, ध्यान से समझना। अब मैंने इसको किया डिवाइड, तो ये 2 हावर्स आ गए और 1/6 ये मिनट आया। तो मिनट को 1/6 आया, तो इसको मतलब मैं 60 से गुणा कर लूँगा तो कितना मिनट आ जाएगा, 10। तो 2 हावर्स और 10 मिनट आया, ठीक है। तो इसका मतलब पहली बार बज रहे थे 2 बजे, तो 2 बजे में 2 जोड़ दो और 10 मिनट जोड़ दो, कितना आंसर आ गया, 4:10 हो गया। तो याद रखना, ये अब देखो ये इजी क्वेश्चन भी है, तो ये भी पकड़ना है एग्जाम में। अब देखो ये आगे वाले क्वेश्चन देखना। अभी देखो ये पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं बताऊँ, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसलिए बताऊँ, यूपीएससी में फिर 12 बता रहा हूँ, घबराना मत, क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे इजी है, पहले तो लैंग्वेज पढ़ो, आपको पता लगेगा कैसे इजी है। देखो 40 बच्चे वृत्ताकार रूप में खड़े हैं, ठीक है। उनमें से एक, मान लीजिए बच्चा क्रमांक 1 के पास एक छल्ला है। इस छल्ले को दक्षिणावर्त दिशा में आगे स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, आगे वो ट्रांसफर कर रहा है। बच्चा क्रमांक 1 इस छल्ले को बच्चा क्रमांक 2 के पास करता है, बच्चा क्रमांक 2 इसे 4 के पास करता है, बच्चा क्रमांक 4 इसे 7 के पास करता है और इसी क्रम में से आगे पास किया जाता है, ठीक है। ध्यान समझना, और इसी क्रम में से आगे पास किया जाता है। ऐसे कितने परिवर्तन बच्चों के एक क्रमांक को मिलाकर बाद ये छल्ला फिर से बच्चा क्रमांक 1 के हाथों में होगा। अब ऐसे लगेगा सर इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब जब मैं करूँगा देखना कितना ईजी क्वेश्चन है, बच्चों के गणित वाला क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं करना, सबसे पहले गिनती लिख लो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से देखना बस। और किसी बुक में भी नहीं मिलेगा जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ये सब उल्टा सुल्टा तरीके से करके रखे हैं। मैं इसलिए बताऊँ यूपीएससी डिफिकल्ट मत बनाओ, इसमें क्वेश्चन का अगर आप एनसीईआरटी बेस पे करोगे तो उससे हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई अलग चीज़ है। जो आपने सीखा उसी से अप्लाई करो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अपन यूज़ करते हैं रेड, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन देखो, पहले क्रमांक यहाँ पे था, फिर गया दूसरे के पास, तो डिफरेंस देखो यहाँ पे कितने का है। एक तो वो तरीका है, मैं वैसे नहीं, व्यक्ति के यहाँ पे देखो 0 थे, फिर 2 से 4 के पास गया, एक व्यक्ति बढ़ा, देखो एक व्यक्ति बीच में आ रहा है, ठीक है। अगला फिर 4 से 7 में गया, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे 0 व्यक्ति, यहाँ पे 1 व्यक्ति, यहाँ पे 2 व्यक्ति, तो बस सीधी सी बात है, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पे आया 3 व्यक्ति, 3 जगह छोड़ दो, फिर 4 जगह छोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 ये छोड़ दो, ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा, 16 पे। फिर 5 छोड़ो, 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे आ जाए, सॉरी यहाँ पे, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 6 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे गया, 29 पे। अब आगे देखो 7 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिए, यहाँ पे आ गया 37 पे, ठीक है। अब आगे देखो 7 छोड़ दिए, अब कितने छोड़ेंगे, 8, 1 2 3, अब देखो 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया। अब कितना छोड़ेंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ गया। अब कितना छोड़ेंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ गया। अब कितना छोड़ेंगे, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ आ गया। अब 12 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आ गया। अब छोड़ेंगे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यहाँ आ गया। अब कितने छोड़ेंगे, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप देखो आ गया ये पे, बस यही तो पूछ रहा था, समझ में आया। तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो ये यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15, आंसर 15। अब मुझे बताओ, इसमें गिनती का क्वेश्चन है ये गिनती आती है, मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी के यही क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, उस क्वेश्चन को लैंग्वेज से पढ़ के भाग मत जाना। अब आगे देखो,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। बस यही सबसे पहले तो यही पकड़ना था किस चीज़ का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बोला था, देखो ये देखो क्या हो रहा है, पैटर्न पकड़ो। ये 2 हो रहा है, फिर ये 3 हो रहा है, बस फिर ये 4 हो रहा है, तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है। तो ABCD में 26 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 27 तक जाएगा। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला n+1/2। ध्यान से समझना, लगा दो 27 × 28, 2 से डिवाइड कर दो 14। ठीक है, अब देखो 27 × 14। भाई अगर पाड़े, मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए पाड़े मैंने बोला था 20 तक तो याद होने ही चाहिए। 14 सत्ते कितना होता है अमित? 112। ओ माय गॉड, नगीना कितनी? 98। अब फोड़ दो तुम लोगों को। पहली क्लास में तुम लोगों को मैंने पहाड़े याद कराए, तो अब देख लो ये हालत है। ठीक है, 14 दूना 28, 28 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 37, 378। अब देखो ध्यान समझना, 378 तब आते जब यहाँ 1 होता, अपन ये तो 2 से शुरू है, तो 1 घटाएंगे इसमें से। ठीक है, 377। अब 377 को, अब 27 बात अपने को निकालनी है बीच वाली। तो मैंने क्या बोला, जब भी विषम संख्या आती थी, याद करो मैंने फॉर्मूला बताए थे तब, लिस्ट 1 जोड़ो और 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 378 में 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9, 189वां अपने को चाहिए। अब ध्यान से समझना, कितनी बार इस टाइप का क्वेश्चन आया यार, मैं पहले भी करा, 189वां पद चाहिए। अब ध्यान से समझो, तो ये 189 कब आएगा, इसी फॉर्मूले से अपने को ये 189 कब मिलेगा, बस दिमाग लगाओ। अब देखो इसका मतलब, मान लो मैं ले लूँ 18 × 19। ठीक है, तो मतलब 18 ले तो 19 आ गया। तो ये देखो यहाँ पे 9 × 19 × 9 171 नहीं, तो इसका मतलब 19 × 20 लो, तो मतलब 20, 10 आ गया, 190 आ गया। इसका मतलब जो 19वां होगा, 19वां जो अक्षर होगा वही इसका आंसर है। तो बस अब आ जाओ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। 1 मिनट रुको, तो यहाँ पे कितना आ रहा था अपना? हाँ तो सही है ना। देखो ध्यान से समझना, ये तो अपने यहाँ से सॉरी 2 से शुरू करना था ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आ गया ना आंसर। अब मुझे बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये। पर मेन बात है ना, अपने को समझ में आना चाहिए लगाना क्या है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन। देखो अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चनों को। डाटा सफिशिएंसी वेरी मैं फिर बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन पक्के हैं डाटा सफिशिएंसी के, 100% 5 क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान से समझना, पहली बात देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें आंसर ज्ञात नहीं करना, तो आंसर निकालने मत बैठ जाना एग्जाम में, पहली बात। ठीक है, तब तो है ना सेकंडों में कर लोगे इस क्वेश्चन को, अगर आंसर निकालने बैठे तो फिर गया काम से। ठीक है, ध्यान समझना। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या P बड़ा है Q से, तो बस आपको जवाब देना है यस और नो। 100% होना चाहिए, अगर यस में भी आ रहा है तो 100%, नो भी आ रहा है तो 100%। याद रखना दोनों से सेम आंसर आना चाहिए, तभी, अलग अलग नहीं। अब देखो यहाँ पे P और Q बोला है, अब मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये माइंड में चलना चाहिए, P का वैल्यू मैं माइनस में भी ले सकता हूँ, P और Q का वैल्यू मैं प्लस में भी ले सकता हूँ। तो मान लो मैंने ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, फिर मैं माइनस का 4 ले सकता हूँ, ये माइनस का 6 ले सकता हूँ। मैं भिन्न में भी ले सकता हूँ, 1/2 ले सकता हूँ, ये मैं 1/4 ले सकता हूँ। बस पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि मेरे को कुछ बोला नहीं तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अब ये ध्यान देखना, P इंटू Q बड़ा है 0 से, तो मुझे कभी भी पता नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं P का वैल्यू लिया 2 और Q का वैल्यू 3, 6 आ गया, और मैं वापस इसी को रिवर्स कर लूँ, इसका 3 ले लूँ, इसका 2 ले लूँ, तो मुझे पता लग रहा है कुछ? तो पहले स्टेटमेंट से कहीं पे भी पता नहीं लगेगा। आगे देखो सेकंड वाला, देखो P² बड़ा है Q² से, मुझे बताओ। चलो ठीक है, इससे देखो बहुत सारे बच्चे इसी को मार के आएंगे, मैं भी ये गलत करके। अब अपन लॉजिक सोचो, ये वाला नंबर सोचो ना, 1 सोचो 1/4, और मैं ये Q का वैल्यू ले लिया 2, तो मुझे बताओ कभी बड़ा आएगा? P तो छोटा है उल्टा यहाँ से। तो ये चीज़ याद रखना। तो इस स्टेटमेंट से भी अपन इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, नहीं तो दोनों की मदद से भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों के साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता।
समझ में आया? मान लो अपन दोनों को मिला भी ले, मान लो P इंटू क्यू शून्य से बड़ा है, चलो ठीक है, अब ध्यान से समझना ये चीज़ है ना। तो शून्य से बड़ा है तो मैं 1/2 इंटू 3 ले लूँ, तो सब ऐसी बात है, ये तो बड़ा तो आएगा ना 3/2, फिर भी वही वापस चीज़, तो P का वैल्यू 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, Q का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो देखो मैं अभी भी Q बड़ा ले रहा हूँ, कहाँ पता लग रहा है मेरे को, तो दोनों को मिला के भी नहीं आएगा आंसर। अब इसमें आंसर निकालने मत बैठ जाना, बस यस या नो, तो आगे अपने को पता है दोनों से किसी भी हालतों से अपन आंसर नहीं निकाल सकते। अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक कंडीशन, देखो उसके क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया था, पर यहाँ पे कंडीशन दे दिया। अब इंटीजर, अब ध्यान से समझना, पहली बात इंटीजर अपने को पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी इंटीजर में होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। जीरो और ये प्लस वाले, ठीक है, और ये माइनस वाले, ये सब इंटीजर होते हैं, ये पहले तो पता होना चाहिए। मैं नंबर सिस्टम पहली क्लास में यही करवाया था। अब देखो ये पता है, अब देखो ये बोला है क्या P प्लस क्यू प्लस आर बड़ा है P माइनस क्यू आर से, जहाँ P क्यू आर पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पे कंडीशन दिया आपने को, P माइनस क्यू धनात्मक है, तो मान लो P का वैल्यू मैं ले लेता हूँ, 9 ले लिया मान लो, ठीक है। तो मुझे Q का वैल्यू, अब ध्यान से समझना, Q का वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ, पर इससे छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी धनात्मक आएगा। अगर मैं 11 ले लूँ तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मुझे Q का वैल्यू चाहे माइनस में लूँ, कुछ भी लूँ, तो मैं यहाँ पे मान लो 2 वैल्यू लेके रखता हूँ, -3 और एक मान लो मैंने लेके रखा 6, ठीक है। तो इस कंडीशन को मैंने फॉलो किया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं लगा देता हूँ, और नहीं फिर ये दूसरी वाला कंडीशन में अपन देखते हैं P माइनस आर ऋणात्मक है, तो P का वैल्यू जैसे मान लो मैंने लिया ये 9 लेके रखा हूँ, ठीक है, तो R का वैल्यू मुझे बड़ा ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान समझना। तो R का वैल्यू मैं लूँगा फिर 11 ले लिया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तभी आएगा। अब देखो मैं इन दोनों कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूँ कि दोनों कंडीशन से आंसर निकलता है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे अप्लाई किए P प्लस क्यू, तो मान लो कि P प्लस क्यू मैंने लिखा मान लो 9 प्लस 6, ठीक है, और R का वैल्यू 11 रखा, ठीक है। तो 9 प्लस 6, यहाँ पे देखो 15 में से 11 घटाओगे कितना आ गया, 4, ठीक है। अब ये देखो यहाँ P माइनस क्यू किया, तो मान लो कि P मैंने 9 लिया था, ये 6 लिया था, ठीक है, तो कितना बचेगा 3, और R का वैल्यू मैंने 11 लिया, ठीक है। इस कंडीशन में तो अपने को पता नहीं लग पा रहा कि ये बड़ा है या छोटा है, पर मैंने क्या बोला यहाँ पे अपन ये भी तो ले सकते हैं। अब ये लेके देखेंगे अपन, P माइनस क्यू करोगे तो देखो P प्लस, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू 6 आ जाएगा, फिर R माइनस 11 के करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, ये तो 5 आ गया, ये तो माइनस में चला गया। पर ऐसा नहीं है, P का वैल्यू अपन बहुत बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे देखो यहाँ फ़ायदा हो जाएगा, P प्लस क्यू लोगे माइनस लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 प्लस 11, ठीक है, जहाँ P क्यू आर बड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो अपने को यहाँ से तो एक तो आंसर दोनों से मिला के भी नहीं मिल रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। देखो पहली बात सुनो, 1 मिनट, इतना तो पता लग रहा है अपने को, इसके बिहाफ में तो आंसर अपन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया तो काट देना, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, नहीं अकेले उपयोग करके, तो क्योंकि जब तक R के बारे में पता ही नहीं होगा आपको, R कितना ले सकते हो आप, तो वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग, नहीं, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर, अब देखो ये 2 पॉसिबिलिटी बचती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि नहीं अकेले तो कोई, नहीं तो ये दे पाएगा, नहीं ये दे पाएगा, जब तक अपने को पता ही नहीं होगा तो कैसे दे पाओगे, ठीक है। अब चलो अपन इसको बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने P का वैल्यू ले लिया, ध्यान समझना, P का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 19 ले लिया मान लो, Q का वैल्यू मान लो मैं माइनस में ले लूँ या प्लस में ले लूँ, प्लस में ले लेते हैं, तो मान लो 3 ले लिया, 19 22 हो गया, और P माइनस आर ऋणात्मक है ना, P माइनस आर ऋणात्मक है, मान लो मैं R का वैल्यू, ध्यान समझना, R का P का मान लो मैं 19 ले रहा हूँ, R का वैल्यू मैं अगर माइनस में लेता हूँ, नहीं तो R तो बड़ा होना ही चाहिए यहाँ पे, अगर ऋणात्मक है तो P माइनस आर, तो P नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो P भी नेगेटिव हो, -3 हो, ठीक है, और R को प्लस का हो तो -2 आ गया, ठीक है। अगर अपन वही सेम चीज़ मैं यहाँ लगाऊंगा, P मान लो कि -3 रखा, और Q का वैल्यू हाँ हो सकता है आराम से, क्या दिक्कत है। Q का वैल्यू मान लो मैं माइनस का 6 ले लूँ, तो -6 प्लस 3, तो +3 आ गया। अब देखो ये एक बार ये लगा के देखते हैं अपन, अब यहाँ लगाओ एक बार, देखो बड़ा आ जाएगा, तो P
देखो P का वैल्यू लेना पड़ेगा -3, ठीक है, Q का वैल्यू -6 और R का वैल्यू अपन ने कितना लिया था, P -3 R R R R, हाँ R का वैल्यू अपन ने कितना 1 लोगे तो माइनस, चलो ठीक है ये माइनस में ले रहा है ना, R का वैल्यू मान लो 1 लेंगे तो यहाँ पे -3 -1 तो -4, हाँ ठीक है, R का वैल्यू मान लो 1 लिया अपन ने तो -3 -9 में से ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखो P -6 क्यों सॉरी P का तो वैल्यू -3 है ना, Q का वैल्यू +3 तो +6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस R वैल्यू अगर 1 लेना है अपन तो ये तो पॉजिटिव चला जाएगा। कोई नंबर सूझ रहा जिसमें अपने को लगे, हाँ बोलो। मैंने जैसे किया ना, मैंने जब उससे किया था तो पॉजिटिव नंबर ही लिया, उससे भी निकल रहा था। मैंने बताओ P को लिया, P का कितना लिया, P को कितना वैल्यू लिया आपने, 8, आवाज नहीं आ रही है मेरी, P 8 लिया है, हाँ ठीक है, क्यों, Q 6, ठीक है, और R 9, ठीक है, तो ये P - Q ये धनात्मक हो गया, P - R ये हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ देखते हैं P + Q लगाया 14 -9 करोगे तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे P - Q करोगे तो कितना आएगा 3, हाँ तो ये तो हाँ सही है नहीं पर तो ये बड़ा आ रहा है ना, बड़ा ये होना चाहिए नहीं, 8 में से 6 -2 आएगा ना, क्या, और 2 और 9 हाँ तो 2 9 जोड़ो तो तभी तो 11 आएगा ना, तो ये तो बड़ा आ रहा ना। अरे रुक जाओ, हाँ इसका आंसर मैं तभी तो मैं भूल रहा था, मैं बोल रहा था ना एक क्वेश्चन में आंसर यस या नो में, तो ये नो में वाला उत्तर है, देखो ध्यान समझना। बड़ा, चलो मुझे बता दो बड़ा कभी नहीं आएगा, कौन सी कंडीशन में बड़ा नहीं आएगा, अपने सारी कंडीशन लगाए देख ले। तो मैंने क्या बोला था, आंसर यस या नो में आना चाहिए, क्या बड़ा है नहीं, तो आंसर मैंने बोला 100% है सारे। देखो बड़ा बता दो मुझे, चलो तुम बता दो कौन से क्वेश्चन में बड़ा आ रहा है, कौन से बताओ वैल्यू जिसमें बड़ा आ रहा हो, ये वैल्यू लिख के बताओ मुझे, कोई सा भी वैल्यू ले लो तुम। तो मैंने क्या बोला था देखो, नहीं आ रहा था, हाँ तो यही तो देखना है, तो यही तो मैं बोला था ना, देखो ये चीज याद रखना। तो यस में ये आंसर नहीं आएगा तो नो में आ रहा, तो देखो नो में आ रहा, अपने सारी वैल्यू लेके के देख ली, तो हाँ इन दोनों से अपन ये कंफर्म बता सकते हैं इसका आंसर ये बड़ा नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा इसका आंसर जानने के लिए, पर दोनों में से किसी एक का कथन उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, आंसर ये होगा। तो मैंने बोला था देखो याद रखना, इसलिए ये इसमें डाटा सफिशिएंसी 2 चीज़ क्वेश्चन का ध्यान समझना, क्या है तो आंसर यस में आना चाहिए या नो में 100% है। तो देखो 100% नो में आ रहा, तो अपने कितनी वैल्यू अप्लाई करके देख लिया, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ये थोड़ा देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ध्यान से देखना इसमें। देखो किसी प्रतिभुज में, अब देखो ये पहले इजी क्वेश्चन आते थे, अपन इसको डिफिकल्ट कितना बना दिया। किसी प्रतिभुज में, ये CDS में है ना, डायरेक्ट आया हुआ था, CDS में डायरेक्ट रिपीट हुआ था। किसी प्रतिभुज में 75 व्यक्तियों ने चाय ली, ठीक है, चाय ले लिया, 60 व्यक्तियों ने कॉफ़ी ली, ठीक है, और दोनों ने 15, तो ये देखो टी आगे 75, ठीक है, चाय ली, 60 व्यक्तियों ने कॉफ़ी ली, ये कॉफ़ी लेने वाले हैं, ठीक है, तो ये है 60, 15 जो है दोनों ने लिया। तो ये याद करो अपन क्या कैसे निकालते हैं, कॉफ़ी और टी वाले, तो ओनली जो टी पीने वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ से निकालोगे 15 घटा दोगे 60, ओनली जो कॉफ़ी पीने वाले हैं, वो घटाओगे तो 45 हो जाएगा। अब आगे देखो, पर आगे इसने एक और चीज़ दे दिया, दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली है। अब देखो दूध लेने वाला कोई व्यक्ति है, उसने चाय नहीं लिया है, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 तो आएगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ जरूर लिए है, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो प्रतिभोज में कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे, अब इसका आंसर देना यस या नो, ध्यान से समझना। अब देखो पहला चीज़, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन कर सकता, दूध वाला हो सकता दोनों से अलग भी हो, क्योंकि अपने को तो कुछ भी नहीं बोला है ना। अब पहला अपन देखते हैं, पहला स्टेटमेंट 50 व्यक्तियों ने दूध लिया है, ठीक है, मान लो ये 50 व्यक्तियों ने दूध लिया है, ठीक है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी आराम से। देखो ये 50, ये कितने हुए 45, ठीक है, ये 60, तो ये कितना हो गया और ये 15, ठीक है, क्योंकि ये भी तो दोनों जो लेने वाले थे, ठीक है, तो ये 15 60 60 120 और 50 कितना, टोटल व्यक्ति 170,
ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब 50 व्यक्तियों ने दूध लिया तब ये मान लो 170 आ रहा है इसका, ठीक है। आगे क्या बोला है, प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुना थी। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब समझ में आ गया कि ये इंटरसेक्शन कर रहा, तो ये वाला अभी पार्ट अपने को लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए बोला देखो दोनों पार्ट लेके चलना पड़ेगा। तो ये है जो दूध वाले थे, अब मान लो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब ये अपने को नहीं दिया है, तो ये तो ओनली दूध लेने वाले थे। अब ये मान लो कि इंटरसेक्शन करने वाले मान लो कि अहम व्यक्ति है, कुछ भी एक्स मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये जो ओनली जो दूध पीने वाले हैं वो कितने हैं, 50 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना, अब ये जो है तो ये ओनली कॉफ़ी पीने वाले कितने हो जाएंगे, 45 माइनस ये जो है एक्स हो जाएंगे, ठीक है। जो एक्स होगा उससे घट जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे अपने को कंडीशन दिया है, इसको अप्लाई करेंगे। प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले, तो केवल दूध लेने वाले तो 50 माइनस एक्स है, केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का 50 गुना थी। अब देखो ध्यान से देखना, 50 माइनस एक्स केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का 5 गुना थी। प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, इसका 5 गुना है टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो टोटल व्यक्ति अब गिनो, यहाँ से देखो, यहाँ से 60, ठीक है, फिर 15 आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, ये वाले जो ओनली कॉफ़ी पीने वाले 45 माइनस एक्स, ठीक है। अभी इससे निकालो 250, ये 5x, ठीक है, 60 कितना हो गया, 60 60 120 माइनस एक्स, ठीक है। अब उधर देखो, ये इधर जाएगा, एक कितना बचा 130, उधर गया तो ये 5x प्लस के हो जाएगा तो 4x। कुछ तो गलती हुआ अपने से। प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी। ये तो अपने सही लिखा ना, यहाँ पे देखो सब ऐसी बात, ओनली कॉफ़ी पीने वाले 45 आएंगे, तो फिर ये अगर ए एक्स होगा तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 50 माइनस एक्स होगा, तो ये टोटल व्यक्ति अपने 60, 15 ये 45 माइनस एक्स ये आएंगे, और अरे ये भी तो आएगा एक्स, हाँ वही तो मैं देखो, ठीक है, ये भी एक्स भी तो आएगा एक प्लस एक्स, ठीक है। तो प्लस एक्स करोगे तो ये कितना हो गया 5x, 5x x बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, x बराबर 26। कुछ तो गलती हुआ। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर बोल रहे थे जैसे इसमें दिया है ना कि दूध लेने वाले व्यक्ति 50 है, तो सेकंड कथन है ना कि इसमें जो है कि दूध लेने वाले व्यक्ति 5 गुनी होनी चाहिए, तो 50 और 5 गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा ना, जबकि 170 व्यक्ति है। अरे नहीं 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 नहीं, देखो समझो, पहले क्या करना होता पूजा, समझो। इसमें क्या होता, पहले ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, तो पहले आप पहले का प्रयोग किया अपन ने, ठीक है। अगर हाँ सही बात है, अगर पहले का अपन प्रयोग करेंगे नहीं, पर तो ये भी बात है ना, अपने को पता नहीं है ना प्रतिभोज में सर पहले का करते तो दूसरा तो गलत हो जाता है ना अपने आप। नहीं, कैसे होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले, वो 50 व्यक्ति टोटल दिया है दूध लेने वाले, ये चीज समझो ना। अरे रुको, एक कुछ तो गलती हो रही है यहाँ पे, देखो 50 माइनस एक्स, ये 50x x आएगा तो 45 माइनस एक्स। ये प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी, तो 5 गुनी थी, तो इसको 5 से गुना करेंगे, ये तो सही है यहाँ तक। केवल दूध लेने वाले से 50 माइनस एक्स, ठीक है, केवल दूध लेने वाले से 50 माइनस एक्स, तो 60 प्लस यहाँ पे देखो ये 15 घटाओगे 60 ही बचेगा, 60 70 यहाँ पे, ठीक है। 45 पे 45 में से ये x घटाओगे 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, और नहीं तो टोटल व्यक्तियों की संख्या लेके, 1 मिनट रुको, देखो 5 इंटू 50 माइनस एक्स, और टोटल व्यक्तियों की संख्या, टोटल व्यक्तियों की संख्या देखो 60 प्लस 15 प्लस
ये आएगा 45 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स भी तो व्यक्ति होंगे, प्लस 50 माइनस एक्स भी तो होगा, क्योंकि ये भी तो व्यक्ति जो टोटल व्यक्तियों में आएंगे ना। अब देखते हैं एक बार ये कितना है, देखो ये तो 250 माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये 60 हो जाएगा, 60 60 120, 120 से ये 50 170, ठीक है। ये देखो ये x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स ही बचेगा, तो वो उधर जाएगा 170 में से इधर कितना बचा 80, ठीक है, 170 इधर आएगा तो 80, और उधर 4x, सही है। x बराबर यहाँ पे कितने आ जाएंगे 20, तो ये x बराबर 20 आएगा। तो दूध, ठीक है, केवल दूध पीने वालों के कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ध्यान से समझना अब। और x बराबर ये 20 है, ठीक है, और ये 45 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 25, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अब जोड़ो 60 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस यहाँ पे कितना है 30, ये उसका गुना 5 गुना आ जाएगा, देखते हैं 50, तो ये कितना हो गया 40 40, हाँ 150 सही है, 150 तो आ गया। ये यहाँ से टोटल व्यक्ति कितने संख्या है 50 व्यक्तियों ने, तो प्रतिभूति कितने, देखो यहाँ से आंसर अपना 150 व्यक्ति आ गए टोटल, और 50 व्यक्तियों ने दूध लिया है, तब इन दोनों को मिला के अपन निकाल पाए 150 व्यक्ति, ऐसे तो नहीं निकल रहा था। प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्ति, हाँ सही है, देखो आ गया। तो इसका मतलब है, ध्यान से देखो, देखो सिंगल के द्वारा तो अपन नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है, तो ये तो आप देखो तो आ गया ना 150 आ गया है, सही है। देखो थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, अपन डायग्राम जो सीखे हैं वेन डायग्राम उसी से होते हैं क्वेश्चन, तो गलती अपन थोड़ा वो कर रहे थे, एक्स को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे थे। अब देखो ध्यान से, हो गया, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो पहली बात, प्रतिभोज में कितने व्यक्ति है ये नहीं पता, देखो 50 व्यक्ति ने दूध लिया, तो मैंने बोला ना जब तक वो कंडीशन ही नहीं पता होगी भाई ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो अपन कैसे पता कर, तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं बता सकता। अब देखो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, इस प्रश्न उत्तर दोनों में किसी भी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, जब तक ये नहीं पता हो कितने टोटल व्यक्ति, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रश्न को उत्तर दोनों में किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किसी एक कथन का, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं, दूसरे का तो नहीं दे सकते, बात तो सही है, क्योंकि दूसरे में जब तक दूध लेने वाले पता ही नहीं होगी तब तक कैसे कर पाएंगे अपन, दे तो पाए रहे आंसर, तो ये तो आएगा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक का कथन उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, आंसर तो ये आना चाहिए, पर आंसर ये दिया है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, परंतु दूसरे का नहीं दिया जा सकता। इससे कैसे दे सकते हैं अपन आंसर, ओनली 50 व्यक्ति ने दूध लिया है, तो टोटल व्यक्ति कैसे बता पाओगे आप। यहाँ पे कितने आ रहे थे, मान लो 60 और 60 120 आ रहे थे ना ये तो, और दूध लेने वाले व्यक्तियों के 50 व्यक्तियों ने दूध लिया है, तो वो कॉमन है, कॉमन बिना कॉमन कैसे बता सकते हो। देखो दोनों मिला के ही आंसर तो आ रहा है, दोनों मिला के ही अपन जो किए थे उससे तभी आंसर आ रहा है। अपन देखो इससे तो नहीं है, पति में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो इससे तो नहीं है कि अब जब तक इसका पता ही नहीं होगा तो वो तो नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रश्न दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। पर ये बोला कि नहीं किसी कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का नहीं, तो मतलब पहले का दिया जा सकता है, तो पहले का कैसे दिया जा सकता है वो सोचने वाली बात है। देखो 75 व्यक्ति ये थे जिन्होंने टी ली, कॉफ़ी लेने वाले, देखो मैं पेपर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन रिपीट होंगे अब। 15 ये थे, ठीक है। दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली, ठीक है, तो ये तो सभी बात है, चाय पीने वाले 60 है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ लिए हैं, ठीक, कम से कम एक तो लिया ही है, तो ये मान लो 60, अगर इसको जोड़ोगे तो 45, ठीक है, तो ये कितना हो गया 110 105 प्लस 15 जो दोनों ने कुछ ना कुछ लिया है, तो 120 के समथिंग, तो 30 ओनली जो आ जाएंगे जो, तो अपन टोटल व्यक्ति कैसे निकाल पाएंगे। 50 व्यक्तियों ने दूध लिया, तो मतलब इसका कॉमन यहाँ पे आएगा, तो ये 30 आया, ये 20 रहेगा, ठीक है। तो उससे कैसे 50 व्यक्तियों ने दूध लिया, इस अकॉर्डिंग कैसे बता सकते हैं, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा। देखो एक चीज़ तो है कि दोनों को मिला के तो देना पड़ेगा, ठीक है, परंतु ये बोल रहा है कि दूसरे का तो नहीं दे सकते, ये बात भी सही है, ठीक है। पर एक ये देखो, ये अब देखो लैंग्वेज ही जो है क्वेश्चनों की
देखो इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, ठीक है, किंतु दूसरे कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। अरे दोनों कंडीशन यूज होगी। किसी कुछ आइडिया है? चलो ठीक है, आखिरी में देखते हैं, अभी छोड़ो, अभी इधर आओ, ठीक है, आखिरी में देख लेंगे एक बार, अभी इधर आओ, ठीक है। ध्यान देखना, ये क्वेश्चन लगातार 3 साल से रिपीट हो रहा है यूपीएससी में, 3 साल से लगातार। जाके देखो 21, 22, 23, किसी 3 अंकों की संख्या पर विचार कीजिए, ठीक है, वह संख्या क्या है, ठीक है। अब ध्यान समझना, एग्जैक्ट वो होनी चाहिए वो संख्या, उस संख्या के अंकों का योगफल जो अंकों के गुणनफल के बराबर है। अब देखो 1 2 3 अपने को पता है, ये मैं कितनी बार करवा चुका हूँ, पर याद रखोगे तो बहुत सारी क्वेश्चन बन जाएगी। देखो 1 3 2 भी बन जाएगी, फिर 3 2 1 3 1 2 भी बन जाएगी, फिर 2 1 3 2 3 1, ये 6 संख्याएं बन जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट से तो अपन आंसर नहीं दे सकते। अब आगे देखो, वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है। तो ऐसे तो बहुत सारी संख्या है, जैसे 108 ले लो, ठीक है, तो वो संख्या विभाजित है, 3 अंकों की संख्या है, 9 इनों से विभाजित होगी। तो ऐसे तो बहुत सारी संख्या हो जाएगी। ये संख्या इसमें भी देखो, ये इसमें भी बहुत सारी संख्या है, देखो 3 2 5 6 132 देखो, जो 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा तुम लो 300, हाँ ये 312 ले लो, ये भी विभाजित हो जाएगी। तो अपन एग्जैक्ट नंबर ना तो इसकी सहायता से बता सकते हैं, ना इसकी सहायता से बता सकते हैं। क्या दोनों की सहायता से अपन बता सकते हैं? दोनों की सहायता से भी अपन नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो कौन सा नंबर लेंगे? दोनों की सहायता से अपन इसका उत्तर नहीं दे सकते, याद रखना है चीज़। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, डाटा सफिशिएंसी वाले बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार समझ लेना इसके क्वेश्चन को। अब देखो 5 बच्चों के लिए है, देखो जिनकी आयु ABCD है क्रम में किसी 2 उत्तरोत्तर आयु के बीच 2 वर्षों का अंतर है, तो इनमें सब में 2 का अंतर है, ये चीज़ याद रखना, ये समझने वाली बात है। अब आगे देखो, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? अब देखो ध्यान से देखना, क्या पहले देखो बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष है, बच्चों की औसत आयु, बस ये सबसे मेन है। देखो तो 5 बच्चे हैं, तो A + B + C + D + E, तो मैंने फॉर्मूला याद करो औसत वाला, ठीक है। 8 है तो 5 8 40, तो A + B + C + D + E = 40। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे सबके बीच में 2 का अंतर है, तो बस जोड़ दो A, तो ये क्या हो जाएगा A + 2, C क्या हो जाएगा A + 4, D क्या हो जाएगा A + 6, E क्या हो जाएगा A + 8, ठीक है, ये बराबर 40। अब देखो ये कितना हो गया 5 पे, अब ये जोड़ो 8 से 14, 14 से 18, 18 तो 20, 20 घटा दो, ठीक है, यहाँ बचा 20, A बराबर कितना आ जाएगा 5 का 20, A बराबर 4 आ गया, ठीक है। ध्यान से बना, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितने आएगी 4, और सबसे बड़े की कितने आ जाएगी 4 6 8 10 12 आ गई, और ये 3 गुना है इसका। अब देखो इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, इससे आंसर निकल रहा है, आराम से निकल रहा है, 100% निकल रहा है। अब देखो इसका मतलब है एक स्टेटमेंट का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। दूसरी बात एक और देखो, यहाँ से देखना, दूसरा एक और यहाँ पहले ये से तो निकल रहा है, ठीक है, सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु के 3 गुनी है, बस सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे एक नंबर सोचो, ध्यान से समझना, जैसे एक तो यहाँ निकल गया था 4 सोचो, और वो 12 आ रही है, तो 4 से 3 गुना आ रही है, एकदम सही बात है। इससे भी उनके सबसे छोटे बच्चे की आयु निकल रही है ना 4, यहाँ से भी 4 निकल रही थी, और जब ये वाला अप्लाई कर रहे हैं तब भी 4 आ रही है। पर एक बार सोचना, मैं फिर बताऊँ, 1 से तो होगा नहीं क्योंकि 2 का अंतर है, 2 से भी नहीं होगा, 2 4 गुना 6 तो वो तो होगा नहीं, 3 का अगर कितना गुना करोगे 3 गुना 9, तो वो भी नहीं हो रहा, अपन 4 का कर रहे हैं तो हो रहा है, और यहाँ से भी 4 आंसर आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है, तो दोनों से आंसर अपन निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो ये चीज़ याद रखना बहुत अच्छे। और मैं फिर अभी बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन आएंगे, 5, ठीक है। आ जाओ इधर आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बस इसने इसमें क्या किया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन घुसा दिया, ठीक है, कुछ ही नहीं। किसी पक्ष में 4 प्रश्नों में नामत PQ RS, सब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, PQ RS, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम 100 अंक है, ठीक है, तो 100 है सब, तो इसमें 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें 100, ठीक है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक पूर्णांकों में इंटीजर में, याद रखना इंटीजर,
कोई भी विद्यार्थी एन विभिन्न तरीकों से 99% ला सकता है, तो एन का मान क्या है? तो 99%, 499% निकालो, सबसे पहला काम। तो कितना आ जाएगा? 396 आ जाएगा। अब सोचो मुझे 396 नंबर लाना है। योग याद करो, जो क्रिकेट वाला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन। तो पहली चीज़, अब ध्यान से देखते जाना कैसे आएगा इसका आंसर। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत और यूज होगा, पर कोई नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। फट से देखो, मैंने इसमें 100 लिया, इसमें 100 लिया, इसमें 100 लिया, ठीक है। इसमें मैंने 96 ले गया, तो 396 आ गया टोटल योग। अपन याद रखो, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल अपन, मैंने कितने बार जो रिपीट होता है उससे डिवाइड कर देते, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे। अब आगे देखो, आगे अब क्या करना है आपको, इधर देखो, इन दोनों को सेम रखो और इधर जो बढ़ाते जाओ, इधर कम करते जाओ। 97, इधर 99। अब देखो, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल सेम है, तो देखो 4 दिया 12। ठीक है, अब आगे देखो, ये 100, ये 100, इसको मैंने क्या बोला था, कम करते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ। ये 98, ये 98। अब ध्यान से समझना, 4 फैक्टोरियल आएगा, अपन 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो इसको खोलोगे तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, 1 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 × 1, 2 दूना 2, ठीक है, 2 3 6। तो ये इससे आगे 6। ठीक है, अब आगे बढ़ो, फिर मैंने इसका 100 लिया, इसका 100 लिया, ठीक है, ये 97 जाएगा, ये 99 जाएगा। अब वापस से वही 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वापस से कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। ठीक है, काउंट करते रहो, 12 4 16, 16 6 22, 22 और 12 34। ठीक है, 34 तक पहुँच गए, तो आंसर तो अपना आएगा ऐसे भी। अब देखो, एक और मैं बता देता हूँ, अब आगे देखो, ध्यान से देखना। अब ये हो गया, अब इस पे और कोई अप्लाई नहीं कर सकते अपन। ठीक है, वापस से 96 बनाओगे तो यही बन जाएगा वापस से। अब अगला काम करेंगे, इसको कम करेंगे, तो ये 100 रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़, ये 100 रहेगा और ये 99 रहेगा, ये 99 रहेगा और ये 98 रहेगा। 1 2 2 2 4। ठीक है, चार फैक्टोरियल, कुछ तो गड़बड़ी हुआ क्या? देखो ना, मतलब ला सकता है तो मतलब अपने को एन का मान क्या है एग्जैक्ट नहीं, तो बहुत सारे मान आ सकते हैं इसमें, तो बहुत सारे मान आ सकते हैं, पर अपन मैक्सिमम कितना निकाल के बता सकते हैं। तो देखो, ये भी आ रहा है, ठीक है, ऐसा तो कोई रिपीट नहीं हुआ ना, 299 आया वो, ऐसा तो कोई रिपीट नहीं हुआ ना, 99 कोई रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड करोगे तो ये भी 12 आ रहा है। मतलब मेरा मानना है कि देखो, ध्यान समझना, एक ला सकता है, एन का मान क्या होगा। तो ऐसे तो एक तो देखो ये तरीका, तो देखो यहाँ पे आराम से 34 तक निकल के आ गया, तो बचा क्या ऑप्शन अपने पास, यही बचा 35 इसका आंसर है। ठीक है, एक तो ये तरीका आंसर, तो परंतु ऐसे तो मैं बताऊँ ना, इसमें इनफाइनाइट तरीके निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरह के नंबर में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि मैं तो 4 सब्जेक्ट है, सोचो, एक तो देखो 4 जमाने का तरीका, तो 4 फैक्टोरियल होता है, चारों के चारों सब्जेक्ट है अलग अलग है, तो उसका 4 फैक्टोरियल होगा। 4 × 3 × 2 × 1, फिर इसका 4 × 3 × 2 × 1, तो देखो 4 × 12 12 24, 24 × 24। ऐसे तो बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, पर ये आपने पूछ रहा कि यहाँ जो दिए हुए हैं उनका एन का मान क्या है, लाया जा सकता है, एन के विभिन्न तरीक़ों से 90% लाया जा सकता है। तो अपने को बस एक बार करके देखना था, तो यहाँ तक 34 तक करके देख लिए, और आगे बस हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, एक ये देखो 100, और इसको 100 रखते हैं अपन, ये 96 हुआ, ये 100, तो ये तो रिपीट हो जाएगा, ये नहीं होगा, जैसे एक आए मतलब, है ना। हाँ, ये देखो 999999, हाँ ये देखो चारों, तो 4 फैक्टोरियल, चारों रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 35। मैं फिर बता रहा हूँ, आ तो बहुत सकते हैं, पर मैंने बता दिया कि 35 कैसे आया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन।
अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, याद करो 2011 या 12 का क्वेश्चन, वो गोले वाला ऐसा कि सेम कलर नहीं आने चाहिए पास में, वही सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, फट से आंसर आएगा अब इसका। किसी ध्वज को लाल, हरे, पीले रंगों में से कुछ या सभी रंगों का उपयोग कर 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा निरूपित करना है, कितने से विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है, इस प्रकार की कोई भी 2 आसन पट्टियाँ एक ही रंग की ना हो। ध्यान से देखना इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे पहले भी आया हुआ है। अब देखो मेरे पास 3 कलर है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने तरीके हैं, 3 में से एक चलने का तरीका, 3 तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल निकालोगे तो वही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने रेड भर दिया, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ही कलर है, तो मैं 2 ही तरीके से भर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ग्रीन भर दिया, अब देखो यहाँ पे मैं येलो भी भर सकता हूँ, रेड भर सकता हूँ, फिर वापस से मेरे पास 2 तरीके आ गए। तो मान लो मैंने यहाँ भर दिया येलो, अब मेरे पास यहाँ पे वापस से ग्रीन और रेड कलर का बचेगा, तो फिर भी यहाँ पे 2 तरीका, गुणा कर लो, 3 9 6 6 3 12 12 2 24, आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना, ये फिक्स नहीं पूछ रहा, फर्श पर अधिकतम कितनी टाइलें आ सकती है, तो वही फॉर्मूला लगाओ। देखो आयताकार फर्श है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, तो इसको चाहो तो उसमें सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो 400 इंटू ये कितना हो जाएगा 220, ठीक है। अब ये है, अरे कितने टाइलें लाई जा सकती है, डायरेक्ट डिवाइड करो, 140 इंटू 60, 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये देखो इतना 14 है, इधर 6 है, ठीक है, तो ये 6 से 3, ये कितना बचा 11, ठीक है। इधर देखो ये 7, ये कितना बचा 20, तो 20 इंटू 11 करोगे तो 220, 220 में 21 से भाग दोगे तो ये लगभग आएगा 10 के 9 कितना, सॉरी 21 दे तो 210, 10.4 के समथिंग आएगा। तो मैक्सिमम अपना वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, तो आंसर यही था। और मैं ऐसे ही करके आया था 9, तो ठीक है, यूपीएससी ने भी 9 ही माना, पर बहुत सारे कोचिंग वाले इसका 8 बता रहे थे, तो ये चीज़ भी याद रखो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ा करो, शक्ति बोला तो ये चीज़ याद रखना। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं फिर बता, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता बहुत हार्ड है, पर तो एक बार समझ लिया ना तो बहुत इजी होता है, सेकंडों में आंसर आते हैं। देखो PQRST 5 व्यक्ति है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कार्य सौंपा जाना, तो सबाई सी बात है, याद करो टेबल W1 W2 W3 W4 W5, ठीक है, 5 कार्य हैं, 5 व्यक्ति है। ध्यान से समझना इसको, मैं कैसे करूँगा क्वेश्चन को, सेकंडों में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान से देखना।